आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन PY की देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, किसी PCS में भी या फिर IAS में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि अन्य जनरल कंपटीशन में भी या फिर PCS में रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं PY की क्यू सीरीज, मतलब कि जो पहले ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? तो 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है, जब चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो उसी दिन उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया और फिर उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की गई। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों श्रेणी में ही हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम लगाना था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। असहयोग आंदोलन का स्थगन ये उसके बाद, और बारदोली प्रस्ताव ये बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को लाया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड पहले हुआ, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव लाया गया और फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो 1, 3 और 2 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बारदोली प्रस्ताव ला करके ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को लाया गया और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 ईस्वी में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया, तब क्रांतिकारी आतंकवाद वाली घटनाएं शुरू हो गई थी 1922 के बाद। तो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवाहियां शुरू हुई थी असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद, क्योंकि कुछ लोग जो उग्र टाइप के लोग थे वो फिर इन कांग्रेस से थोड़ा वो हो गए थे और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का
विरोध किया था। तो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ स्थापित की थी, गुजरात विद्यापीठ स्थापित की गई थी और जामिया मिलिया भी स्थापित की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1, 2 और 3 सी आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली में ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो 1919 से 1938 तक वे इसके कुलपति बने रहे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित की गई थी। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी समय खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था, तो जिसका समर्थन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ आ गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस समय हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आगे आने वाले किसी भी पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी रहेंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 1930 में असहयोग आंदोलन, ये नहीं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन, ये सही है। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। इसी में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही 1909 में। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, ना कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 का है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित क्या है? 1931 राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, राजगुरु को फांसी, बी आंसर हो जाएगा। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में ना, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये भी गलत है, 1920 में किया गया था। रॉयल्टी सत्याग्रह 1920 नहीं 1919 में शुरू किया गया था। तो बी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजगुरु को फांसी 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, कथन कारण वाली है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो बी आंसर हो जाएगा। दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही है। और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। बी आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। 1923
भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, उसके बाद ही शुरू किया गया था, ये सही हो जाएगा। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी सही होगा, क्योंकि इसमें शामिल इसलिए होना चाहते थे कि कार्य करने में बाधा उत्पन्न किया जाए। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये गलत। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुमति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं, ये भी गलत होगा। इसमें काउंसिल में प्रवेश करके और उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे, और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ही ये शुरू किया गया था 1923 में। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो C.R. दास ने दे दिया था, क्योंकि 1922 में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हीं ने की थी। C.R. दास, चित्तरंजन दास ने की थी, और फिर इस त्याग पत्र दे करके फिर स्वराज पार्टी का गठन इनकी अध्यक्षता में की गई थी, C.R. दास की अध्यक्षता में। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही हुई थी स्वराज पार्टी का गठन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। C.R. दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया था। ठीक है। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था, मतलब कि कांग्रेस से विच्छेद नहीं हुआ था, ये इन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। ठीक है, उनसे अलग नहीं है। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल इसके महासचिव थे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। डी आंसर होगा। इससे कितने रिपीट हुए हैं क्वेश्चन? ठीक है, ठीक से तैयार कर लीजिए। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे 2 और 4। ठीक है, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एक अध्यक्ष एक महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? डी सी राजगोपालाचारी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं थे? तो श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास थे और विट्ठल भाई पटेल थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं थे। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये नो चेंजर्स वाले में थे। ठीक है, ये नो चेंजर्स में थे राजेंद्र प्रसाद, मतलब कि गांधी जी के मतलब कि रचनात्मक कार्यों के ये समर्थक रहे थे, और ये सब प्रो चेंजर्स मतलब कि चुनाव वाले उसमें भाग लेना चाहते थे और स्वराज दल का गठन किए थे। C.R. दास, N.C. केलकर और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित थे और ये नहीं थे राजेंद्र प्रसाद।
निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास को ही देश बंधु, CR दास को ही देश बंधु कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो CR दास ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो CR दास ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ दिया था और इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। डी आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। विट्ठल भाई जे पटेल। बी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में चुने गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, मतलब स्वराज पार्टी के संस्थापक में से थे। ठीक है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आप लोग पता है, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। ये काफ़ी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, किसी भी PCS में या फिर जनरल कंपटीशन या किसी भी छोटे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था। ठीक है,
साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ था भारतीय जन आंदोलन? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस वजह से इसका विरोध किया गया था ना। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, बम्बई में। सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस वजह से इसका विरोध किया था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? 1927 में। ठीक है, 1927 में, 1927 में बी आंसर हो जाएगा। और आया कब था? 1928, 3 फरवरी 1928 बम्बई में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए ना। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, सी आंसर हो जाएगा। इसलिए साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो उदारवादी दल का सदस्य जो था सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन इसके उदारवादी दल के सदस्य थे, ये आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। इसके जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो सर साइमन थे, सर जॉन साइमन, यही लिबरल पार्टी उदारवादी दल के सदस्य थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नीचे 2 वक्तव्य ए भी, ठीक है, कथन कारण है, देखते हैं। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसी वजह से। ये भी सही, ये भी सही, और व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसी वजह से, तो ए आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही तथा आर सही व्याख्या एक ही करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया। सारे सही हो जाएंगे इसमें। एक, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे इसमें, क्योंकि उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। और भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था। तो चारों सही हो जाएंगे, प्रयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ठीक है, 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, उसको हटा करके उत्तरदायी शासन देने के लिए प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ये आंसर हो जाएगा।
लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में। लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था उसमें लाठी चार्ज में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हुए थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आंसर हो जाएगा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्व पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार भारतीय ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। ठीक है, लाहौर में ही साइमन कमीशन का जो विरोध में जो जुलूस निकला था उसी में बर्बरता में इनकी लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। मतलब कि चोट लगा था और गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? तो लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। सी आंसर हो जाएगा। उन्नीस में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसी वजह से ये और मतलब कि ये सही है, ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। चूंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे तो इसके वजह से लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी सदस्य नहीं थे, इसी वजह से। तो ये आंसर हो जाएगा। सत्य है दोनों और व्याख्या भी करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी? एमएल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने की थी। ए मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, एमएल नेहरू ने की थी, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ये आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो एक गलत हो जाएगा और आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। दूसरा भी सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, अधिराज्य का दर्जा, ना कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे? तो जवाहरलाल नेहरू और
सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। चूंकि ये नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस से ये मांग कर रहे थे कि नहीं, जब अगर मांग ही करना है तो डोमिनियन स्टेटस क्यों, पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। इसी वजह से ये इन लोगों का विरोध था और इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन 1928 में की थी, इसी के विरोध में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो लाया गया था डोमिनियन स्टेटस इसमें था, इन लोग का मांग था कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए, लेकिन फिर इन्होंने क्या, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था क्या, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया था ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रिश्ता। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए, सी आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट के जो लाया गया था नेहरू रिपोर्ट, उसके अध्यक्ष थे और भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाने के लिए ये लाया गया था नेहरू रिपोर्ट। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में रखा था। मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री मांग। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। 1929 में 14 सूत्री मांग। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, जो कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। क्यों की थी? तो इनमें पूर्ण स्वराज्य को नहीं अपनाया गया था, डोमिनियन स्टेटस लाने का वो बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन इन लोगों का कहना था कि अगर मांगना ही है तो क्यों हम डोमिनियन स्टेटस मांगे, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो इसीलिए इसका विरोध था और इसी के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था। बी आंसर हो जाएगा। 1921
ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। (1921) के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हजरत मोहानी ने। बी आंसर हो जाएगा। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हजरत मोहानी ने रखा था। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में किया था। जिस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष कब था? 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में की गई थी। ठीक है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को इसने फहराया था। जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता का वह नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जब पूर्ण स्वराज की वो किया गया था। पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। फिर तो जवाहरलाल नेहरू 1936 में भी अध्यक्षता की थी। फिर 1937 में भी फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1936 में लखनऊ में हुआ था ना, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस और 39 में भी सुभाष चंद्र बोस, और जब सुभाष चंद्र बोस को हटना पड़ा था, जब गांधी जी से विवाद हुआ था, तो फिर राजेंद्र प्रसाद 1939 में अध्यक्षता की थी त्रिपुरी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, ये आंसर होगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये गलत है। इस अधिवेशन में
दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ये भी गलत है, एक ये आंसर हो जाएगा। एक केवल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था, ये आंसर हो जाएगा। केवल एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। इससे पहले नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, ये आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर अधिवेशन में की थी, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को पता है, जवाहरलाल नेहरू। कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट बहुत होते हैं, तो इसको ठीक से तैयार कीजिए और सेशन अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और भी सब्जेक्ट के जब बनाया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी में मदद हो सके मेरी तरफ से भी कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये सब थी तीनों, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जे.एल. नेहरू ने प्रस्तुत किया था, बी आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में दिया गया था, बी आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ। ठीक है, साबरमती दांडी यात्रा जब प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक, और फिर दांडी में नमक कानून को तोड़ करके क्या स्टार्ट किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा की गई थी, कब की गई थी? 1930 को की गई थी, 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, कब किया था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।